देखिए, आप इसका शुरुआत से देखिए। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी ने संसद में खड़े होकर मजाक उड़ाई थी कि भाई कोई सब्जी भाजी वाले थोड़ी ये इसको एक्सेप्ट करेंगे। आज भारत की यूपीआई ने बताया कि ये दुनिया का लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है। दुनिया भर में जितने भी रियल टाइम पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम्स है, उसका 50% हिस्सा भारत के यूपीआई का है। ये यूपीआई की ताकत को दर्शाता है। जुलाई 2026 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 2400 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शंस 2400 करोड़ ट्रांजैक्शन एक माह में यूपीआई के थ्रू प्रोसेस हुए, जिनकी मॉनेटरी वैल्यू लगभग 30 लाख करोड़ रुपया थी। अगर हम इसकी ग्रोथ देखें पिछले 10 साल में, तो 2016-17 में मात्र 2 करोड़ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू हुए थे, जो मौजूदा पिछले वित्तीय वर्ष जिसको 2025-26 जो वित्तीय वर्ष है, उसमें 2 करोड़ ट्रांजैक्शन 16-17 के बढ़कर 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, और जिसकी मॉनेटरी वैल्यू लगभग 314 लाख करोड़ रुपया। ये भारत के सरकार की नीति और 140 करोड़ देशवासियों के रिजॉल्व को दिखाता है। और आज यूपीआई एसएसएस बन चुका है, सुलभ, सस्ता, जिसपे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, और सेफ, जिसमें किसी भी प्रकार के ट्रांजैक्शन में कोई जो फ्रॉड्स हैं या ट्रांजैक्शन में इश्यूज हैं वो किसी प्रकार के नहीं। तो ये यूपीआई पिछले 10 सालों में लगभग, अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो लगभग 12,000 गुना से ज्यादा, लगभग 13,000 गुना, 13,000 टाइम्स यूपीआई के ट्रांजैक्शंस पिछले 10 साल में बढ़े हैं। ये देश के लोगों का डिजिटल जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उसके प्रति जो उनका लगाव है, उनका झुकाव है, और देश के लोग किस तरह से टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं उसका भी एग्जाम्पल है। और आज यूपीआई एसएसएस, सस्ता, जिसपे कोई शुल्क नहीं, सुलभ और सेफ रियल टाइम पेमेंट इंटरफेस सिस्टम बन चुका है। जब उसको लॉन्च किया गया था सर, तब तमाम कंफ्यूजन था लोगों को, और अब जब 10 साल पूरे हो चुके हैं और 10 से ज्यादा देशों में, लगभग 11 देशों में अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूपीआई फंक्शनल है। 11 देशों और लगभग 30 देशों में इस टेक्नोलॉजी को लिया गया है। और ये छोटे देश नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज ने, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये सस्ता है, ये सेफ है और ये सुलभ है। इसमें किसी प्रकार की कोई इश्यू नहीं है सेफ्टी का, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, इसमें किसी प्रकार, इसमें ईजनेस ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बहुत हाई है। तो नतीजा क्या हुआ कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू हुए। ये देश के डिजिटल इनिशिएटिव्स की ताकत को दिखाता है, और जिस ध्येय के साथ हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़े थे 2016-17 में, उसके रिजल्ट को दिखाता है। इसीलिए हम कहते हैं छोटी छोटी शुरुआत, जिसपे लोग, क्योंकि पहले विपक्ष के लोग हम पर हंसे थे, आज हमने ये करके दिखाया कि ये जिसपे लोग, चिदम्बरम जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति हम पे हंस रहे थे, ये जो आज का आंकड़ा है 314 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू 2026 में हुए, ये उनको बता रहे हैं कि उनका उपहास उड़ाना गलत था। उनको अपने इस जो उपहास उन्होंने उड़ाया था 2016 में, उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। और जो डिजिटाइजेशन के ध्येय के साथ हमारी सरकार, हमारे देश के लोग बढ़े, हमने वो अचीव करके दिखाया। सर, खारगे साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि 15 से 29 साल के लगभग 8 करोड़ 70 लाख युवा, ना ही वो एम्प्लॉयमेंट में है, ना ही वो किसी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं, ना ही उनकी कोई डोमेस्टिक ड्यूटी। देखिए, उसमें ऐसा है 88% लोग अपने डोमेस्टिक ड्यूटीज में हैं, कुछ ना कुछ घर का काम करते हैं। पर अगर खड़गे साहब को ये समझ में नहीं आता कि नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अंतर होता है, ये बात खड़गे साहब को समझ में नहीं आ रही। जो वो आंकड़ा कोट कर रहे हैं उसको हम इकोनॉमिक भाषा में कहते हैं NEET, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, और खड़गे साहब उसको बेरोजगारी की दर से जोड़ रहे हैं। देश ने क्या पाया खड़गे साहब, मैं आपको बताता हूं। समस्या ये है कि आपको जहां से नोट मिल रहा है, वो लोग दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोलते हैं।
राहुल गांधी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, जो कि भारत है, ये हम नहीं बोल रहे, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज बोल रही है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन है। ये हम नहीं बोल रहे, दुनिया भर की एजेंसीज बोल रही है। दुनिया भर के देशों में मंदी छाई हुई है। अमेरिका, चीन जैसे देश 1.5%, 2%, 3%, 4% से ग्रो कर रहे हैं। दुनिया भर में अनिश्चितताएं हैं, दुनिया भर में 7 से ज्यादा वॉर्स चल रहे हैं, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ग्रो कर रही है। दुनिया भर के लॉजिस्टिक जो मूवमेंट्स हैं, वहां डिसरप्शन आया हुआ है, उसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ग्रो करने की उम्मीद है। तो अब जिनको NEET, नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में अंतर ही समझ में नहीं आता हो, उनको अब क्या समझाएं। देश आज चिप से लेके शिप तक का निर्माण कर रहा है। देश नए नए इनिशिएटिव्स ले रहा है। सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश में सेमीकंडक्टर बनाने के नए नए कारखाने खुल रहे हैं। देश आज दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बन चुका है। देश आज जो डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस का जो सामान जो हम दूसरे देशों से पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम ना केवल हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये ताकत दिखा रहा है। मेक इन इंडिया से PLI तक, जन धन से मुद्रा स्कीम तक, स्टार्टअप इंडिया से स्टैंड अप इंडिया तक, इन सारी योजनाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक ऐसा आधार दिया जिस ट्रेजेक्टरी पे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और अनसर्टेनिटीज के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन, दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन पर खड़ा है। ये भारत की अर्थव्यवस्था की रेजिलियंस, सरकार की दूरदर्शी नीतियां, मोदीनॉमिक्स की ताकत और 140 करोड़ देशवासियों की कंजम्पशन को दर्शाता है।